हेलो दोस्तों, मैं हूँ CMACS रोहन निम्बाड़कर, टीचिंग अकाउंट्स फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स। तो जैसा कि अनाउंसमेंट थी कि टेस्ट पेपर्स होने वाले सी इंडिया की तरफ से, और अब मेरे हिसाब से आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किया होगा और ये जस्ट डिस्कशन है। देखो, यहाँ पे कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने की कोशिश नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो उसके लिए ऑलरेडी फास्ट ट्रैक लेक्चर्स जो है मेरे सब्जेक्ट के या सभी सब्जेक्ट के, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है, मैराथन लेक्चर्स है, वो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। कौन से चैनल पे? CA फाउंडेशन बाय CA इंडिया, ये चैनल पे। एज वेल एज आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जो है CA में CS रोहन निम्बाड़कर। ये दोनों यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ये आपको अपडेट मिलते रहे। और आपको कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो आप ये चैनल विजिट करना। वहां से आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर्स और मैराथन लेक्चर्स फाउंडेशन के, CA फाउंडेशन के, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप जाके देख सकते हो। ये पर्टिकुलर ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे पेपर डिस्कशन एंड एग्जाम गाइडेंस देना है। मतलब जो टेस्ट पेपर 1 जो हमने अरेंज किया है, CA इंडिया की तरफ से अरेंज किया है, वो टेस्ट पेपर 1 आपने सॉल्व किया होगा। उपसो अभी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। लगता है तो अभी तक सॉल्व नहीं किया तो वो पेपर देख लेना, पहले सॉल्व कर लेना, बाद में ये वीडियो देखना कि एग्जाम में किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, सॉल्व कैसे करना है, गलती कहाँ पे होती है, कितने मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स फॉलो किए, तो ये थोड़ा सा आपको गाइडेंस यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, पेपर डिस्कशन ये पर्पज है, कंसेप्ट्स क्लियर करना ये पर्पज नहीं। मैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। क्लियर? आंसर शीट भी यहाँ पर वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। वो तो आंसर शीट आपको क्रॉस चेक करने के लिए, आपके आंसर्स क्रॉस चेक करने के लिए, गलती कहाँ पे हो गई वो देखने के लिए आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और एग्जाम गाइडेंस कि एग्जाम में किस तरह से, वो जो 3 घंटे है, वो 3 घंटे बहुत क्रुशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस दिन 3 घंटे में आपने क्या फॉलो करना चाहिए, कहाँ पे गलती होती है, ये गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी टेस्ट पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे? ये पेपर 1 का डिस्कशन है। टेस्ट पेपर 1 अकाउंटिंग, जो आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, उसका टेस्ट पेपर 1, उसका ये डिस्कशन वीडियो है। टेस्ट पेपर 2 का डिस्कशन वीडियो अलग से आ जाएगा, तो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। तो कौन से टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ध्यान से सुनना। CA फाउंडेशन बाय CA इंडिया, ये एक टेलीग्राम चैनल है। और फ्यूचर CAs बाय CA में CS रोहन निम्बाड़कर, मतलब मैं जो ऑपरेट करता हूँ, वो भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहां से आपको टेस्ट पेपर्स और अपडेट्स मिलते रहेंगे। वहीं पे ही आंसर शीट ये अपलोड हो जाएगी, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? आगे यूट्यूब चैनल, जहां से आपको आगे के अपडेट्स मिल जाएंगे। फास्टैग लेक्चर और मैराथन लेक्चर्स आपको अगर देखने हो तो CA फाउंडेशन बाय CA इंडिया एंड CA में CS रोहन निम्बाड़कर, ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे भी आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। ठीक है? होप सो आपको क्लियर होगा कि ये पर्पज, इस लेक्चर का पर्पज क्या है। पर्पज क्या है? डिस्कशन किसका? जो अपना अकाउंटिंग सब्जेक्ट है CA फाउंडेशन का, उसका जो टेस्ट पेपर 1 है, जो एग्जाम के फॉर्मेट में बनाया, वो हमने सॉल्व करने के लिए दिया था ऑलरेडी, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था। वो अभी तक अपने सॉल्व किया होगा, तो उसका डिस्कशन है। ओके, उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जहाँ पे अपने ध्यान रखना चाहिए, अपनी स्कोरिंग कैसे बढ़ानी चाहिए, इसके लिए अभी मैं यहाँ पे डिस्कशन लेने वाला हूँ। क्लियर? तो ये देख लेना। प्लस आप आंसर शीट टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, ये जो आंसर शीट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे होगी, तो उसके साथ आप आपके आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। पर्पस ये था कि आपकी जो फाइनल एग्जाम है वो स्टार्ट होने से पहले आपको पेपर उसके जैसा, फाइनल एग्जाम जैसा एक पेपर आपकी एक प्रैक्टिस से, या मतलब आपके एक हाथ से प्रैक्टिस हो जाए उसकी, ये उसका पर्पस था। तो आपको खुद से इवेलुएट करना है कि आपको कितने मार्क्स मिले, आपने कितना करेक्ट सॉल्व किया है। ओके, आपको अंदाज आ जाए किस तरह से इवेल्युएशन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट पेपर, ध्यान सुनना। तो चलिए टेस्ट पेपर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है वो टेस्ट पेपर जो आपने सॉल्व किया होगा। जैसा मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ये टेस्ट पेपर अपलोड किया है, आपने वहाँ से ये पेपर डाउनलोड किया होगा, सॉल्व भी किया होगा। अब पहले सॉल्व कर लेना, बाद में ये डिस्कशन देख लेना। आंसर शीट जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की गई है, वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आपके जो आंसर्स है इसके साथ क्रॉस चेक कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे देखना, ये जो पेपर है टेस्ट पेपर, ये आपकी जो फाइनल एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम में पेपर आता है उसके जैसा ही डिज़ाइन किया है, लगभग उसके जैसा डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे ध्यान सुनना क्या है।
क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 वो तो सॉल्व करना ही, कोई ऑप्शन है ही नहीं, कंपल्सरी है। बाद में अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग फाइव क्वेश्चंस। बाकी जो 5 क्वेश्चंस है उसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मतलब बाकी जो 5 बचते, मतलब टोटल कितने, 6। उसमें से पहला तो कंपल्सरी, बाकी बचेंगे 5, उस 5 में से 4 सॉल्व कर लो, मतलब एक ऑप्शन में है, तो कोई एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में डाल सकते हो। क्लियर? तो आगे, wherever necessary suitable assumption should be made। मतलब अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ पॉइंट या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो आप वहां पे अजम्पशन ले सकते हो, लेकिन आपने जो अजम्पशन लिया है वो आंसर में नीचे नोट डाउन कर लेना। क्लियर? वो अजम्पशन आपने नोट डाउन करना चाहिए, नोट लिखनी चाहिए, आपका आंसर सॉल्व होने के बाद में नोट लिखनी चाहिए कि आपने अजम्पशन क्या लिया, इनकेस कुछ लिया हो तो। एंड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर। एंड वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। ये बहुत सी बार मुझे पूछा गया है, स्टूडेंट की तरफ से पूछा जाता है कि सर अगर अगर हम वर्किंग नोट नहीं लिखते तो क्या, वर्किंग नोट नहीं बनाते, डायरेक्टली कैलसी पे कैलकुलेट कर दिया, कमीशन फॉर कमीशन ऑफ कंसाइनी क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलसी पे कर दिया तो चलता है क्या? तो देखो कि यहाँ पे किस तरह से होता है। मान लो एक एग्जांपल लेके चलो, एक चैप्टर हम लेके चलते हैं कंसाइनमेंट। एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आ गया। क्लियर? कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, उसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, कंसाइनी अकाउंट बनाने के लिए बोला है। उसके लिए आपको कमीशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्लियर? मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। क्लियर? तो ऐसे केस में इस तरह से अलॉट, जो एग्जामिनर है जो मार्क्स चेक करते हैं, आपका पेपर चेक करते हैं, उनके पास रजिस्टर्ड आता है, उसमें लिखा होता है ऑलरेडी कि कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए 3 मार्क अलॉट किए गए, बाद में कंसाइन अकाउंट अकाउंट के लिए 2 मार्क अलॉट किए गए, बाद में कमीशन कैलकुलेट करने के लिए 3 मार्क अलॉट किए गए, और कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए 2 मार्क अलॉट किए। ये मैंने एग्जांपल बता दिया सिर्फ। क्लियर? ये सिर्फ एग्जांपल बता दिया। तो वो जो चेक करने वाला है उसके पास इंस्टीट्यूट की तरफ से ये सजेस्टेड आता है, सजेस्टेड में मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, उसमें वर्किंग नोट को अलग मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो मान लो कमीशन कैलकुलेशन के वर्किंग नोट को 3 मार्क अलॉट किए गए सजेस्टेड में, और आपने कमीशन का कैलकुलेशन नहीं दिखाया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उतने मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये मैं 10 मार्क का अगर क्वेश्चन आ गया कंसाइनमेंट का तो बोल रहा हूँ, तो वहां पे ऑब्वियसली कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से अलॉट करके मार्क्स दिए जाते हैं। इस अकाउंट को सॉल्व किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे, ये उस सजेस्टेड में लिखा होता है। एक जो पर्सन चेक कर रहा है, पेपर चेकर जो है, वो सिर्फ चेक करता है कि इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स अलॉट किए उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, और उसने वो अगर करेक्ट सॉल्व किया हो तो उतना वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आपने वर्किंग नोट नहीं सॉल्व की तो उतने मार्क्स कट हो जाएंगे, बाकी आपने करेक्ट सॉल्व किया हो तो बाकी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना, इस वजह से वर्किंग नोट इज इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट्स को स्पेसिफिक मार्क्स असाइन किए होते हैं, याद रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कैलसी पे डायरेक्टली कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे, तो जितना वर्किंग नोट्स को मार्क्स अलॉट किए गए उस सजेस्टेड आंसर में जो आपके पेपर चेकर के पास आ गया, उतने मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, उतने मार्क्स कट किए जाएंगे। क्लियर? तो वर्किंग नोट बनानी है, जहां जहां पे वर्किंग नोट रिक्वायर्ड है वो आपको बनानी। जैसे कि पार्टनरशिप में पीएसआर कैलकुलेशन होता है, न्यू पीएसआर आपने अगर नहीं दिया तो उसके लिए 1-2 मार्क जो अलॉट किए गए सजेस्टेड में, जो इंस्टीट्यूट ने पेपर चेकर को सजेस्टेड दिया उसमें जो अलॉट किए उतने मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर? उतने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बाद में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का उसका भी नोट बनाना हो, गुडविल कैलकुलेशन का नोट बनाना, वो आप जितने आप वर्किंग नोट्स इग्नोर करोगे उतना वहां पे क्या हो जाएगा, उतने मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, और बाकी जितना आपने सॉल्व किया उतने मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए उसे बोलते हैं कि स्टेप वाइज मार्किंग है। मतलब अकाउंटिंग में आपने जितना करेक्ट सॉल्व किया उतने के मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान सुनना। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन जो है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन स्टेट विथ रीजन है, रीजन के साथ बताना है। अगर आपने रीजन नहीं लिखा, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, ये क्वेश्चन जो है 5 into 2, मतलब 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक, इस तरह से आपको 10 मार्क अलॉट किए गए। अगर आपने इसमें से सिर्फ फॉल्स लिखा या ट्रू लिखा, देखो पहली बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ये जो लेक्चर है ये आपको मतलब कंसेप्ट समझाना, उस पर्पज से नहीं बनाया। एग्जाम में मार्क्स कैसे अलॉट होता है और आपने अगर सॉल्व किया हो पेपर तो किस तरह से मार्क्स आप कैलकुलेट कर लो आपके खुद के, ये बताने के लिए। अदरवाइज आंसर शीट तो अवेलेबल है ही, आप आंसर शीट को क्रॉस चेक कर सकते हो आपने जो आंसर सॉल्व किया उसके साथ।
जस्ट टू फाइंड आउट आप कितना स्कोर कर पाए हो। मतलब आपको भी ये पता होना चाहिए नहीं कि पेपर चेक करते वक्त कैसे आपका पेपर चेक होने वाला है, उस तरह से आप सॉल्व कर सको। मतलब किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ये समझाना ये मेन टास्क यहाँ पे है या टारगेट है। क्लियर। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सिर्फ आंसर शीट अवेलेबल कर देते हैं, आंसर शीट से भी आपको आंसर मिल रहा है ना, हर एक स्टेप मिल रहा है। ये जो आंसर शीट है, ठीक है, इससे आपको वो पता चल रहा है। बट बताना ये है कि किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपको कौन सी बातों की तरफ ध्यान रखना है, 3 घंटे में पेपर कैसे कवर करना है। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान देना। आगे जैसे कि यहाँ पे देखो, गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग हो गया। यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या आनी चाहिए, पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स लिए गए हो तो एंट्री क्या आनी चाहिए, तो वहां पे आना चाहिए ड्राइंग को डेबिट मिलना चाहिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, गुड्स गए ना तो परचेस को क्रेडिट मिलना चाहिए, बट उन्होंने क्या बोला कैपिटल को क्रेडिट, तो ये फॉल्स है। तो रीजन बताना है, आपने सिर्फ फॉल्स लिखा तो शायद से आपको आधा ही मार्क मिलेगा, दो में से आधा या मैक्सिमम एक मिलेगा। आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो रीजन लिखना पड़ेगा, और रीजन क्या, गुड्स टेकन by proprietor are always credited to purchase account, should be credited to purchase account as less goods are left in the business। जो परचेस किए हुए गुड्स थे, जब अपने गुड्स परचेस किए तो आपने क्या किया था, परचेस अकाउंट को डेबिट दिया था, अभी गुड्स गए तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट देना चाहिए ना। मतलब परचेस अकाउंट रिप्रेजेंट्स गुड्स, आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। हाँ, सेल छोड़ के बाकी पर्पस के लिए आप गुड्स यूज करते हो तो वो हमेशा कौन से अकाउंट को क्रेडिट होनी चाहिए, परचेस अकाउंट को क्रेडिट होने चाहिए। मतलब ये रीजन लिखना पड़ेगा। जब आप फॉल्स लिखते हो, रीजन लिखते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान सुनना। अभी यहाँ पे एग्जाम में ऐसा होता है, स्टूडेंट ये पूछता है कि सर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आप देख लो, ये क्वेश्चन है और ये नीचे आंसर है, फॉल्स। बराबर। क्वेश्चन पेपर सर, हम आंसर शीट में वो क्वेश्चन लिखे क्या, मतलब ऐसा लिखे क्या, गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय प्रोप्राइटर, ये फिर से हमें आंसर शीट में लिखना है क्या। तो याद रखना ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर दो आपके आंसर शीट में। आंसर बुक जो है, आंसर शीट जो है आपके पास, उसमें डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे लिखोगे, क्वेश्चन, ऊपर आंसर आपने लिखा हो क्वेश्चन 1, उसका क्या ए, क्वेश्चन 1 ए, मतलब पेज के ऊपर लिखा हो क्वेश्चन 1 ए, उसमें से कौन सा 1, उसमें से कौन सा चल रहा है 1, तो 1 डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। तो इस एग्जामिनर को समझ में आता है कि क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन ए उसका जो और सब क्वेश्चन है 1, ठीक है, तो उसका आपने आंसर लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं है आंसर शीट में। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट करने की एग्जाम में जरूरत नहीं, उससे टाइम वेस्ट होता है, ऐसा मत करना। क्लियर। डायरेक्टली आपने, लेकिन याद रखना कभी भी आप जब आंसर लिखते हो तो कौन से क्वेश्चन का आंसर ये क्लियर पता चले, इस वजह से ये प्रॉपर लिखना, क्वेश्चन 1 अपने आंसर शीट में क्वेश्चन 1 ए, बाद में उसके नीचे 1, ये क्लियरली लिखना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये आंसर कौन से क्वेश्चन का है। और डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, इट विल वेस्ट योर टाइम, जिससे आपको आगे टाइम कम पड़ेगा और आगे जो मार्क्स आप इजीली ले सकते थे वो नहीं मिलेंगे। आगे तो ये आप वहां पे चेक कर लेना, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, ओके वो सभी पढ़ा है, वो जो भी है वो आप एक बार चेक कर लेना। हाँ, और यहाँ पे लिखा है शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द कॉल्स इन एरियस अमाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द रिसीव्ड अमाउंट, क्लियर, पेड अप अमाउंट, लेकिन उन्होंने बोला कि कॉल्स इन एरियस, तो ये गलत है। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल, ये करेक्ट है, ऑफ शेयर फॉरफिटेड एंड द शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव्ड, या पेड अप अमाउंट से होता है। तो ये रीजन आपको लिखना है, ये क्वेश्चन रिपीट करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, आपके आंसर शीट में डायरेक्टली आंसर लिख दो, बट स्पेसिफिकली मेंशन कर देना कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 एक बार ऊपर लिख दिया, क्वेश्चन 1 ए, बार बार नीचे लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन 1 ए उसके नीचे 1, ठीक है, और आंसर लिखना स्टार्ट करो तो 2, ये क्वेश्चन रिपीट करने की वहां पे जरूरत है नहीं। बाद में क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, तो याद रखना बहुत सी बार ये कैपिटल एंड रेवेन्यू 12 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए आ गया है, तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी मार्क्स है, इस वजह से वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके लिए लगता है तो मेरे मैराथन बैच देख लेना, मैराथन बैच में मैंने ये कवर किया है। आपको सिंपली सर्च करना है सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग मैराथन बाय सीएमए सीएस रोहन निम्बाड़कर, क्लियर, तो उसमें आपको मैराथन में मिल जाएगा कैपिटल एंड रेवेन्यू, वो आपने अच्छे से देखना है, क्योंकि ये बहुत सी बार अभी यहाँ पे 5 मार्क के लिए है,
बहुत सी बार 10 मार्क 12 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो कंप्लीट रिपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, यहाँ पर रीजन नहीं पूछा है, ध्यान देना, रीजन नहीं पूछा है तो डायरेक्टली ये कैपिटल है, रेवेन्यू है, डायरेक्टली लिख दो, इसमें आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो कंप्लीट रिपेंट रेवेन्यू है, डायरेक्टली ऐसे लिखना है। क्वेश्चन अभी सब सब क्वेश्चन जो है वो नए पेज पे स्टार्ट कर दो, सेकंड पेज पे स्टार्ट कर दो। ऊपर क्या लिखना? क्वेश्चन 1, ऊपर पेज के ऊपर क्या लिखना है? क्वेश्चन 1 और ब्रैकेट में बी, उसके अंदर जो मार्जिन होता है उसमें 1 लिख देना और डायरेक्टली आंसर लिख देना। 2 लिख देना, 2 लिख देना और डायरेक्टली आंसर लिख देना। 3 लिख देना और डायरेक्टली आंसर लिख देना। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टली आंसर लिखते जाना है। बाद में क्या लिखा है? इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ये भी रेगुलर खर्चे नहीं होते हैं, तो ये क्या है? कैपिटल है। बाद में रिपेंटिंग ऑफ वैन, वैन को रिपेंट किया, तो ये क्या है? रेवेन्यू है। आगे नेक्स्ट सी। अब ये कितने मार्क के लिए? सी क्वेश्चन देख लो आप, कितने मार्क्स के लिए सी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखो, ये 10 मार्क का हो गया, ओके, ये हो गया 5 मार्क का, तो ऑब्वियसली सी क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क का होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, तो ये कंपल्सरी सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिया आपको मोटर ट्रक अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो मेसर्स एलजी ट्रांसपोर्ट 10 ट्रक्स परचेस के 45 लाख के ईच, 45। अभी सबसे पहली बात, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, सबसे पहली बात रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। बहुत सी बात मैं हमेशा एक बात कहता हूँ स्टूडेंट को कि 75% या मतलब 60 to 70% गलतियाँ इस वजह से होती है कि आपने वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं। अगर आपने वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होता तो गलती शायद से होती नहीं। और एग्जाम में एक प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है? कितने टाइम में सॉल्व करना है, तो एक प्रेशर बनता है। और बहुत से लोगों को तो एग्जाम के नाम से ही डर बैठता है, मतलब ऐसा धक धक हो जाता है, मतलब ऐसा धक धक हो जाए सीने में, ऐसा एक फीलिंग आती है। ओके, ये जनरली होता है। इस वजह से क्या होता है, स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं कि नहीं मेरा पेपर कंप्लीट होगा क्या, पेपर कैसा आएगा, ये थोड़ा सा प्रेशर होता है। बट याद रखना उसमें क्या हो जाता है, बहुत सी बार मैंने ऐसा देखा है। अभी यहाँ पे आगे लिखा है ईच, आपने जल्दी से पढ़ा, मतलब जल्दबाजी में पढ़ा। अभी आपके सामने तो यहाँ पे आंसर है, तो ये इतनी दिक्कत नहीं है, आंसर है तो इतनी दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम में क्या हो जाता है, आंसर नहीं है तो आप फटाफट पढ़ लेते हो 10 ट्रक 45 लाख के, बट एक का 45 लाख है, ये देखना हम और हमसे रह जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 10 ट्रक के मिला के 45 लाख ऐसा कर देते हैं। ये जल्दबाजी में होता है। अगर आपने ऐसा किया तो आप सोचो, पूरा क्वेश्चन जो है या पूरा आपका जो आंसर है वो पूरा गलत हो गया ना। सिंपल बात है, पूरा आंसर गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि आपने जहां पे 45 लाख इंटू 10, एक ट्रक 45 लाख का इंटू 10 मतलब 4 करोड़ 50 लाख होना चाहिए, आपने वहां पे स्टार्ट किया कैलकुलेशन 45 लाख से। सिर्फ एक ट्रक को ही माना कि ये 10 ट्रक की प्राइस है, ये अगर ईच पढ़ा नहीं, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा कि सर ये तो हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में गलती होती है, ऐसा मैंने देखा है, एग्जाम में बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है ड्यू टू प्रेशर। तो ये ध्यान रखना, रीड इट केयरफुली। बाकी कैलकुलेशन में आपको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप ये नोट बनाओगे, इस नोट को भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो मोटर ट्रक अकाउंट को मोस्टली 3 मार्क्स असाइन किए जाएंगे सजेस्टेड में, और 2 मार्क नोट के लिए हो गए। अगर आपने नोट नहीं बनाया तो आपको शायद से 3 मार्क की मिलेंगे, ये 2 मार्क आपके अननेसेसरी कट हो जाएंगे, जो कि आपको इजीली मिल सकते थे अगर आपने नोट लिखा होता तो। इस वजह से नोट लिखने हैं। उन्होंने क्लियरली बोला है, नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। क्लियर? और जहाँ पे नोट बनाने की जरूरत नहीं होती वहां पे तो अलग बात है, जैसे कि ये देखो बीआरएस, बीआरएस में यहाँ पे नोट बनाने की जरूरत नहीं है। बीआरएस भी लगभग 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जो फास्ट ट्रैक लेक्चर है ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बहुत लॉजिकली ये पढ़ाया है मैंने, तो आप एक बार जरूर देख लेना। मतलब शायद से 2.5-3 घंटे में आपका ये हो जाएगा, बट 10 मार्क आपके इंश्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ऑन 30th November 2018 द कैश बुक, वंस अगेन कंसेप्ट क्लियर करना, ये कंसेप्ट समझाना, ये पर्पस नहीं है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, जब आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हो कौन से क्वेश्चन पहले लेने हैं, मैं अगर पेपर ये देख रहा हूँ तो मैं कौन से क्वेश्चन पहले लूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो छोटे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन नंबर 1 जनरली बहुत लेंदी नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो छोटे क्वेश्चन है जिसके लिए टाइम कम लगेगा सॉल्व करने में, वो मैं पहले सॉल्व कर लूंगा।
जो इजी है, जो फटाफट सॉल्व होंगे, कम टाइम में सॉल्व होंगे, वो पहले मैं लूंगा। जैसे कि जहाँ पे आपको बोला गया है बैलेंस शीट बनाओ इसका, मतलब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बना लो, बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो और बैलेंस शीट बना लो, ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बता दिया। या फिर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन क्वेश्चन है, उसमें आपको बैलेंस शीट बनाना है। जनरली मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी होते हैं। और क्या हो जाता है उसमें गलती, आप अगर वो पहला लेते हो, पहला या सेकंड लेते हो, ठीक है, सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो क्या? यस, सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, मतलब पहले आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? लेकिन पहले कौन से क्वेश्चन ले लो जो जहां पे बैलेंस शीट बनाने के लिए जनरली बोला नहीं। क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन जनरली लेंदी होते हैं, आप वो सॉल्व करते बैठते हो, समझ में नहीं आता है टाइम कितना जा रहा है। आपको तो 3 घंटे का लिमिटेड टाइम है, टाइम कितना जाएगा ये समझ में नहीं आता है। क्लियर? और इन केस गलती से एक एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट देना रह गया और आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो गया तो ईगो हर्ट हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है। एग्जाम में आप क्या कहते हो, कैसे टैली नहीं हुआ, आप ढूंढते बैठते हो। तो आप देखो सिंपली आपको मिले 180 मिनट्स, 3 घंटे, 60 मिनट्स इंटू 3 घंटे, ठीक है, कितना हो जाता है 180 मिनट्स, डिवाइड बाय कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने। एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है 36 मिनट्स, एक पूरे क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है 36 मिनट। तो लॉजिकली आप अगर 36 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आंसर पूरा देते हो, ठीक है, तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। सिंपल बात है। 36 मिनट्स में आपका क्या होना चाहिए, बोलो, पूरा आंसर सॉल्व होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके आगे क्वेश्चन छूट जाएंगे। आपने बैलेंस शीट वाला पहले ले लिया, आपने बैलेंस शीट सॉल्व तो किया, 36 मिनट में 20 मार्क्स का जो बैलेंस शीट बनना है सॉल्व किया। ऐसा आप वहां पे लास्ट में 35 मिनट हो गए, 36 मिनट्स हो गए, ठीक है, उस वक्त आप क्या बोलते हो कि ठीक है टोटल बाकी है, टोटल लेते हो, टैली नहीं हुआ। अभी यहाँ पे ये हो जाता है कि टैली क्यों नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो, ढूंढते बैठते हो। तो वो ढूंढने में इतना टाइम चला जाता है। मैं ये एक्चुअल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जब मैं अकाउंट के पेपर प्रोफेशनल एग्जाम के लिए देता था, ठीक है, तो उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था। ओके, बाद में मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स, उनके जो रिव्यूज है उससे पता चलता है कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, तो ढूंढते बैठे। तो उसमें आपने एडिशनल स्पेंड किए 20 मिनट, बहुत सी बार मिलता ही नहीं ना, कहाँ पे गलती होगी, 20 मिनट। अब ये 20 मिनट में पता नहीं कि वो जो गलती है वो मिलेगी, ये पता नहीं है, बराबर। तो ये 20 मिनट का स्लॉट आपने वेस्ट कर दिया, मोस्ट ऑफ द केस में ये वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? और उससे क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा, एक डर बैठ जाएगा। क्लियर? तो उस केस में आप दो कर सकते हो, या तो बैलेंस शीट वाले एंड में ले लो, या फिर बैलेंस शीट वाला पहला लेते भी हो तो भी आप जो 36 मिनट्स है आपके पास वॉच होना चाहिए, सामने ऐसे रखा होना चाहिए एग्जाम में वॉच, जहां से कंटिन्यूअसली आपकी नजर जाए घड़ी पे। कुछ लोग बोलते हैं घड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं, आप वहां पे कर लोगे, नहीं, घड़ी सामने होनी चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली ध्यान होना चाहिए कितना टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। 36 मिनट्स हो गए, ठीक है, और आपका टैली नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम दे दो एक्स्ट्रा, ज्यादा से ज्यादा, और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ अगर टैली नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये टैली होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं है, बट इससे मेरा अगला आसान वाला क्वेश्चन जैसे बीआरएस हो सकता है, ठीक है, या कौन सा हो सकता है, एक्टिवेशन हो सकता है, जो कि आसान होगा, वो छूट जाएगा ना। मतलब यहाँ पे आपने टैली किया तो 2-3 मार्क्स बढ़ जाएंगे, एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट गलत दे दिया, इस वजह से 2-3 मार्क कट हो जाएंगे मान लो। अगर आपने 15-20 मिनट डाल दिए, 2-3 मार्क बढ़ेंगे, बट उसके लिए आगे का 15 मार्क का क्वेश्चन आप छोड़ देते हो कोई, ठीक है, तो उसमें आपको 10-12 मार्क्स मिल सकते थे, वो आपने छोड़ दिया ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो जितना टाइम उस क्वेश्चन के लिए उतना छोड़ के आगे बढ़ना, मतलब उतने में हो गया, अच्छी बात है, जितना हो गया आगे आप आगे बढ़ो। अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देने से हो जाएगा तो ज़्यादा से तो 5 मिनट देना, मतलब एक स्ट्रांग बनना, वहां पे डिसीजन मेकिंग आपकी क्विक होनी चाहिए कि नहीं, नहीं हो रहा है उतने टाइम में तो ये जितना कंप्लीट हुआ है कैंसिल नहीं करना है। कभी भी आपने जितना भी कंप्लीट किया वो वैसा ही छोड़ दो, स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगी, आपने जो बनाया रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, बाद में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। उसे कैंसिल कट नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उनको अगर लगता है कि ये टैली नहीं हो रहा है तो वो कट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, कि जितना सॉल्व किया उसके मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर? हाँ, आगे जाके आपने वो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया, मतलब टोटल 6 के 6 सॉल्व किए, तो जो गलत हो गया था आपको लगता है वो बाद में कट करना है एंड में, बट क्या पता कि वो 6 नंबर तक हम पहुंचे ही ना, उससे पहले टाइम खत्म हो जाए, इस वजह से जितना आपने सॉल्व किया उतना रख दो, आगे क्वेश्चन पे आप बढ़ जाओ। क्लियर? तो यहाँ से एक टिप कौन सी है, टिप कौन सी है, मैंने आपको कुछ टिप्स बताए, वर्किंग नोट बनानी है,
क्लियर। ट्रू एंड फॉल्स में रीजन बताया हो तो रीजन लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाद में आगे अजम्पशन लिए हो तो अजम्पशन वहां पे नोट डाउन करने। चौथा यहाँ पे क्या है, जितना टाइम आप अलोकेट कर दो टाइम, इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए, तो उससे ज्यादा टाइम देना नहीं है। क्लियर। और टैली नहीं होता है छोड़ दो, ओके। टैली नहीं हुआ तो भी आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेंगी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 10 मार्क है, देखो यहाँ पे यस कितना बोला है, यहाँ पे 10 मार्क्स बोला है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रॉपर फॉर्मेट बना के चलना है। फॉर्मेट तो आपने आज तक पढ़ा ही होगा। आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर दो, मतलब एक्सपेक्टेड है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी तक नहीं आ गई होगी, नहीं आ गई होगी तो आप फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लेना जिस पर्टिकुलर चैप्टर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। क्लियर, वो आप चैप्टर देख के चलना। क्लियर। आगे ऑन, यहाँ पे बोला गया कैश बुक ऑफ मिस्टर हरी शोड ओवरड्रॉन पोजीशन। कैश बुक shown overdrawn position although his bank statement showed only 3200 overdrawn। तो डिफरेंस है, कैश बुक में 4480 ओवरड्राफ्ट दिख रहा है और पासबुक में 3200 दिख रहा है। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। तो उन्होंने क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th नवंबर 2018। क्लियर। तो यहाँ पे दिखाया है। तो उन्होंने स्टार्ट किया किससे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट पासबुक से स्टार्ट किया। सो यहाँ पे हम कैश बुक से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, यस कैश बुक से स्टार्ट कर सकते हो। प्रेफरेबली कैश बुक से ही स्टार्ट किया जाता है। क्लियर, कैश बुक से स्टार्ट किया जाता है और एंड में पासबुक का बैलेंस वहां पे मिल जाता है। ओके, तो ये आपने सॉल्व कर दिया। ओके, अभी आप देखो इसमें से आपने मान लो आपने इसमें से ये 10 पॉइंट्स है, करेक्ट है। ये कितने पॉइंट्स है, 10 है ना, अराउंड 9 है और 10 मार्क का है। क्लियर। तो आपने फॉर एग्जाम्पल 6 जो है वो करेक्ट इफेक्ट दे दिए प्लस माइनस वाले। क्लियर। और 3 गलत हो गए तो आपको मार्क्स मिलेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग मिलेंगी। जितने आपने करेक्ट सॉल्व किए होंगे उस प्रोपोर्शन में आप लोग अप्रोक्सीमेटली आपको 10 में से 4-5 मार्क मिल जाएंगे। क्लियर। तो इस वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अकाउंटिंग में आपको स्टेप वाइज मार्किंग इस तरह से रहती है। क्लियर। आगे आगे क्वेश्चन नंबर बी, ये क्या है, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स याद रखना, स्टूडेंट का ये होता है कि सर हम घर में जब सॉल्व करते हैं तो नरेशन लिखते नहीं। तो सर नरेशन लिखना कंपल्शन है कि वंस अगेन नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो नरेशन भी लिखना है। अगर नहीं लिखा तो आपके 10 में से मान लो 2-3 मार्क्स तो कट हो ही जाएंगे। तो इस वजह से नरेशन लिखना है। मैंने तो खुद ऐसा देखा है, सुना, मैंने खुद ऐसा पेपर देखा है। मतलब आपको पता है पेपर देने के बाद में आप जो पेपर चेक हुआ है वो बुला सकते हो आपका। तो एक स्टूडेंट ने बुलाया था, उसका मैंने पेपर देखा, उसने क्या किया, एंट्री लिख दी, नरेशन नहीं लिखा। एंट्री लिखी, प्रॉपर एंट्री थी, करेक्ट एंट्री थी, नरेशन नहीं लिखा, उसको 0 मार्क्स दिए गए। ठीक है, मतलब नरेशन नहीं लिखा इस वजह से एक भी मार्क नहीं दिया। तो ये रिस्क मत उठाना, सभी को नरेशन होने चाहिए। सर नरेशन कैसे लिखे, वो तो जो आपने किया वो लिख देना है। नरेशन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं, नरेशन होना चाहिए। क्लियर। तो आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कट नहीं होंगे, नरेशन लिखना है, भूलना मत। क्लियर, सभी के नरेशन लिखने हैं। क्लियर। तो इसमें डायरेक्टली आप एग्जाम में जाते हो तो हम सोचते हो, कैसे सोचते हैं रेक्टिफिकेशन में, आप मेरा स्टाइल लिखते हो तो मैं पहले करेक्ट एंट्री, जब मैं पढ़ाता हूँ करेक्ट एंट्री बताता हूँ, बाद में गलत क्या हो गया वो एंट्री बताता हूँ, बाद में करेक्ट और गलत, ओके, इसमें से कंपेयर करके मैं रेक्टिफिकेशन करता हूँ। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए तीनों एंट्री बताता हूँ। आपको एग्जाम में डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख देनी है। वो करेक्ट एंट्री क्या थी, गलत क्या थी, वो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन लिख देना। डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन लिख देना है। और ये देखना है कि आप ये रेक्टिफिकेशन कब कर, सब्सिक्वेंट ईयर्स बोल रहे हैं, मतलब ऑलरेडी प्रीवियस ईयर हो गया, पीएनएल अकाउंट बन गया। अगर प्रीवियस ईयर का पीएनएल अकाउंट बन चुका हो तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, ये आपको पता होगा। क्लियर। वंस अगेन, अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि बहुत सिंपल बात है, बहुत ही आसान बात है कि आप वो फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लेना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। बाद में यहाँ पे एक देख लेना, क्या बोला है, फाइंड आउट द नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड पास एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन
फाइंड आउट नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, उसके लिए सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाकी जो ये सस्पेंस को क्रेडिट मिला है, यहाँ पे डेबिट मिला है, ये सब लिखने के बाद में आपको सस्पेंस का बैलेंस पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बाय डिफरेंस, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो उसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको बोला नहीं है सस्पेंस अकाउंट बनाओ या सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस था वो निकालो, तो सस्पेंस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बोला नहीं गया वो मत बनाओ, क्योंकि इससे आपका सिंपली क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से जितना रिक्वायर्ड है उतना बना दो। उन्होंने बोला प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज, तो बनाना ही नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला है पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, क्लियर, इतना बोला है, तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर दोगे। ओके, टाइम वेस्ट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मान लो आप अटेम्प्ट ही करते हो, बहुत से स्टूडेंट बहुत कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, 70 का ही अटेम्प्ट करते हैं, 70 मार्क्स का, तो उसमें आप 65-70 एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपने 100 का अटेम्प्ट किया, उसमें 70 मिलना आसान है ना। मतलब मान लो एक सिंपल कैलकुलेशन लेके चलो कि सभी जो है सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, 100 मार्क्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, हर एक क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां होगी, छोटी छोटी गलतियां होगी। अब उस छोटी गलती की वजह से 20 मार्क में से ऐसा तो नहीं होगा 0 ही मिल गए, 20 मार्क में से आपको 15 मिल जाएंगे। सिंपल बात है, 15 छोड़ दो, 12 मिल जाएंगे। छोटी छोटी भी गलती है, लेकिन आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो 12 मार्क्स ईच क्वेश्चन, आपको 12 मिल गए हर क्वेश्चन के लिए, इंटू 5 60 हो जाता है ना वहीं पे। मैं एक मिनिमम साइड पे बोल रहा हूँ, अगर आपने पूरा अटेम्प्ट किया हो, अगर वहां पे 15 मार्क मिल गए, छोटी सी मिस्टेक है, अगर 5 मार्क कट कर दिए, ओके, तो 15 मिल गए, ऐसे 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व के लिए पूरे के पूरे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके 75 हो जाएंगे। इस वजह से 100 का अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, 100 का अटेम्प्ट होना चाहिए। आगे, Ganpat of Nagpur consigns 500 cases of goods costing rupees 1,500 each to Rawat of Jaipur. Ganpat pays the following expenses in connection with consignment. तो ये एक्सपेंसेस किए जाते, कैरेज, फ्रेट, लोडिंग, क्लियरिंग चार्जेस, ओके, ये सभी वहाँ पे एक्सपेंसेस किए गए। क्या बोला है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड रावत अकाउंट। ठीक है, तो रावत अकाउंट मतलब कंसाइनी अकाउंट, ये बनाने के लिए बोला 10 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है। क्लियर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्किंग नोट्स होंगे, वर्किंग नोट्स होंगे, यहाँ पे देखो वर्किंग नोट्स, ये आपको लिखना है। यहाँ पे कैसा है कि सेंटेंस टाइप में दिए गए, ठीक है, बट आप उसे कैलकुलेशन टाइप में दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस ऐसा वहाँ पे कर सकते हो, बट ये वर्किंग नोट को मार्क होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 10 मार्क का है, शायद से 3 वर्किंग नोट बन रहे हैं, हर एक को मिनिमम 1 मार्क तो होगा। अगर आपने ये वर्किंग नोट लिखे नहीं, आपको आते सिर्फ आपने कैलसे भी कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया, तो उस केस में वहाँ पे होगा क्या, आपका प्रॉब्लम क्या होगा, ये 3 मार्क अननेसेसरीली आपके कट हो जाएंगे, बिकॉज वर्किंग नोट वॉज नॉट रिटन, वर्किंग नोट वॉज नॉट रिटर्न। मैंने आपको पहले ही बोला, ये आंसर शीट जो है ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। क्लियर, मैंने आपको स्टार्टिंग में टेलीग्राम चैनल का बता दिया, आप टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च कर लेना, जो मैंने नाम बताया स्टार्टिंग में, लगता है तो फिर से बैक जाके आप नाम देख सकते हो, वो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। क्लियर, और वहां से ये आंसर्स आपको क्रॉस चेक करने हैं, ओके, या देख लेने हैं। तो ये वर्किंग नोट वहां पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऐसे ही एक थोड़ा सा फॉलो करना, इन द बुक्स ऑफ लिखना, ठीक है, बाद में प्रॉपर अकाउंट का नाम वहाँ पे लिख देना, पर्टिकुलर रुपीज़ ये ले वहाँ पे लिख देना। बहुत ज़्यादा ड्राइंग में टाइम नहीं स्पेंड करना है, जैसे कि ये लाइंस हर एक, ओके, जैसे कि मैं जब सॉल्व करता था एग्जाम में, ओके, तो सिंपली ये फॉलो करता था कि इस तरह से, ठीक है, ऑब्वियसली रूलर से करता था मैं, ओके, और ये, ठीक है, ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्या है कि मैं एक डिटेल्स में नहीं जाता। बहुत स्टूडेंट जो है वो ड्रॉ करने में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, वो अपने लाइंस लाइंस की वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं, ओके, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पार्ट है, उससे कहीं ना कहीं तो आधा मार्क्स मिल सकता है, इस वजह से कर रहे हैं। क्लियर, बट टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन चीज़ों की तरफ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत से स्टूडेंट वो लाइंस ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फटाफट होना चाहिए वो। क्लियर, ये बीच बीच में जो लाइंस है वो कुछ ऐसे जो लाइंस है, ओके, वो एग्जाम में ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो आगे, यहाँ पे दिया है वन सेकेंड, जहाँ पे एंट्रीज है वहाँ पे नरेशन आपको कंपल्सरी लिखना है, भूलना मत। क्लियर, मतलब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकल के जो आते हैं, एजम्पशन अगर कुछ लिया हो, इनकेस लेना पड़ा हो,
तो आप यहाँ पे नोट में लिख देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएसआर नहीं बताया तो आप इक्वली एज्यूम करके चलते हो ना, तो नीचे नोट में लिख देना ओके, इन क्वेश्चन पीएसआर इज नॉट गिवन देयरफॉर इट इज एज्यूम टू बी इक्वल, पीएसआर इज एज्यूम टू बी इक्वल, ऐसा वहाँ पे लिख देना। उन्होंने बोला है। दूसरा, वर्किंग नोट्स कंपलसरी है, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे। तीसरा, वहाँ पे क्या क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना। ओके मतलब जैसे मैंने आपको बोला था ईच लिखा हुआ है वो आप इग्नोर कर देते हो या जल्दबाजी में रह जाता है तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाता है। प्लीज रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके चौथा, वहाँ पे जो निकल के आता है ओके स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जितना आपने करेक्ट सॉल्व किया है उतना आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपका पर्टिकुलर टाइम में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप वो छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ जाओ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आपका पता नहीं, नॉट श्योर कि आप टाइम दोगे तो भी जो गलती है वो फाइंड आउट होगी या नहीं होगी, बट उसके लिए आगे जो है वो क्वेश्चन छूट जाएगा, टाइम नहीं, टाइम कम पड़ेगा, तो उससे जो ज़्यादा मार्क्स मिल सकते थे वो आप छोड़ दोगे। यहाँ से आप टाइम देते हो तो 2-3 मार्क बढ़ जाएंगे, बट वहाँ पे 10-15 मार्क्स आप छोड़ दोगे अगले क्वेश्चन के। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। 100 का हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली घड़ी पे ध्यान दिया तो, ठीक है, तो वो हो सकता है। बाद में नरेशन लिखना है, यस नरेशन हर एक का लिखना है अगर एंट्रीज वाली बात होती है, और कैलकुलेशन जो भी है वो वर्किंग नोट में दिखा दो। जैसे यहाँ पे वर्किंग नोट है यहाँ पे भी, तो ये वर्किंग नोट यहाँ पे आप दिखाते हो, तो वर्किंग नोट नहीं दिया तो वन सेकेंड, ये 5 मार्क का अगर क्वेश्चन हो तो ये वर्किंग नोट के, पता नहीं, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, 1 मार्क या वो तो सजेस्टेड में एग्जामिनर के जो चेक कर रहे हैं उनके पास आता है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि इस पर्टिकुलर स्टेप को इतने मार्क्स देने हैं, तो उसमें वर्किंग नोट को कितना मार्क्स असाइन किया, मान लो 1.5 मार्क, या मान लो 1 मार्क, या मान लो 2 मार्क, जितना भी असाइन किया होगा उतना आपको नहीं मिलेगा आपने अगर सॉल्व नहीं किया हो। बहुत से स्टूडेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि सर, कंप्लेंट ये होती है, कंप्लेंट क्या होती है, हाँ, कंप्लेंट ये होती है कि सर हमें तो पेपर अच्छा गया बट मार्क्स नहीं मिले। तो हो सकता है ना कि आपने वो चीज़ें वर्किंग नोट्स नीचे लिखी नहीं, अजम्पशन लिखा नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से, या उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा था फाइंड आउट द बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट, तो आपने इंट्रीज कर दिया एक्टिवेशन एंट्री, बस सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया, इस वजह से मार्क्स कट कर दिए। तो ऐसा हो जाता है, हमें समझ भी नहीं आता कि हमने गलती क्या की है, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है। क्लियर? तो आगे आगे बढ़ते हैं। जनरली मैं हमेशा कहता हूँ ये क्वेश्चन जो है याद रखना, पार्टनरशिप है, बाद में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ओके, बाद में और फाइनल अकाउंट है, ओके, और कंपनी अकाउंट्स है। क्लियर? ये चार जो है ये लेंदी आ सकते हैं, उसमें से भी कंपनी अकाउंट शायद से लेंदी नहीं आएगा, बट बहुत से स्टूडेंट कंपनी अकाउंट को थोड़ा सा साइड रखते हैं कि नहीं ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो याद रखना, मैं मेनली बोल रहा हूँ अपना फाइनल अकाउंट, दूसरा कौन सा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्वेश्चन जो आते हैं ना ये जनरली आप एंड में रखना, सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना हो तो एंड में रखना। क्लियर? कभी भी याद रखना, एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में डाल सकते हो तो ऑप्शन में वो क्वेश्चन डालना डालना जो लेंदी है, और जनरली लेंदी कौन से क्वेश्चन होते हैं, कौन से लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जो बैलेंस शीट वाले होते हैं, जनरली होते हैं, क्योंकि उसके दो दो इफेक्ट्स बनाते जाना जाना पड़ता है, सो इट टेक्स टाइम। तो आप उसमें से एक ऑप्शन में डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो 100 का अटेम्प्ट होना चाहिए प्रॉपर्ली, 100 का अटेम्प्ट होता है तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो जो लेंदी वाले जो है वो पहले तो बिल्कुल भी मत लेना, वो बिल्कुल भी पहले सॉल्व नहीं करना है। क्लियर? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हाँ मैंने 3 बताए थे, पार्टनरशिप, बाद में दूसरा कौन सा था, फाइनल अकाउंट, एंड तीसरा कौन सा था, रिसिडेंट पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 थे, बराबर, ये 3 थे। अब ये 3 लेंदी है, आपको पता है कि ये जनरली लेंदी होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सॉल्व मत करो छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे, तीनों के तीनों तीनों चैप्टर के ऊपर, वो नहीं होगा। अगर ये 3 चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन शायद से 2 या 1 आया होगा एग्जाम में, 2 या 1 पार्टनरशिप और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आया होगा, ठीक है, या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आ गया होगा, ऐसा कुछ वहां पे हो गया, 2 है ना। तो ये 2 क्वेश्चन जो है, ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी 3 क्वेश्चन है, वो बाकी 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेना और ये 2 क्वेश्चन लास्ट में रखना। क्लियर? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं जनरली, ये वहां पे याद रखना। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे, तो इसमें से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट ऐसा वहां पे बताया गया, आइदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एवरेज डिविडेंड है, या फिर वहाँ पे अकाउंट करंट है, इन दोनों में से एक सॉल्व करने के लिए बोला है। मतलब ये सब क्वेश्चन में भी ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में से एक भी पढ़ लेना कि अगर ऑप्शन हो तो एक ही वहाँ पे सॉल्व कर लेना।
क्लियर, दोनों सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स थोड़ी ना डबल मिलने वाले, टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो जरूरत नहीं है वो अननेसेसरली सॉल्व मत करना। क्लियर, ठीक से पढ़ के वहां पे रखना। यहाँ पे आंसर्स तो अवेलेबल है, बाद में आप ऑब्वियसली चेक कर सकते हो, ये आंसर जो है वो आप बाद में चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे देखो, क्या है ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप ये लेंदी है 10 मार्क के हिसाब से, मुझे लगता है लेंदी है। अब अगर रेट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स देखते हो तो उसके हिसाब से ये लेंदी है, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, वो भी पी क्यू आर का, बाद में कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। इतना सब मिला के सिर्फ इतने से मार्क्स के लिए। हाँ, और बी कौन सा है, बी कौन सा है, यहाँ पे बैलेंस शीट किसका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। मैं वही बोल रहा था ना, दो क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं, दो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, और तीन भी आ गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सॉल्व मत करो, सॉल्व करो, बट स्ट्रेटेजी डिसाइड होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी की ये वाले जो है वो हम एंड में रखेंगे। ये लेंदी है, डेफिनेटली ये लेंदी क्वेश्चन है ये दोनों भी। मैं अगर यहाँ पे इस ये पेपर मुझे एग्जाम में आता, ये पेपर अगर मुझे एग्जाम में आता और बाकी सभी चैप्टर्स मैंने अच्छे से पढ़ लिए, ये पेपर मुझे एग्जाम में आता, तो मैं ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में डाल देता, क्योंकि इसमें दो चीज़ें, पार्टनरशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसे मैं अगर सॉल्व करने जाऊँ ना, ठीक है, तो ये अकेला क्वेश्चन जो है ना वो लगभग 50 मिनट या 1 घंटे का टाइम लेगा, ये अकेला क्वेश्चन, और जिससे मेरा टाइमली कंप्लीशन नहीं होगा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस हिसाब से। हाँ, अगर आपको कंपनी अकाउंट्स वगैरह आगे का कुछ चैप्टर या दूसरा क्वेश्चन आता ही नहीं तो ये लेना ही पड़ेगा, वो ऑब्वियस है। ओके, बट अगर मुझे बाकी का आता है तो मैं लेंदी वाले जो है उससे थोड़ा सा बचूंगा, उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो, ये भी 10 मार्क का है। क्लियर, उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ओके, वो आंसर आप यहाँ पे चेक कर लेना। क्लियर, आगे 5 जो है ये क्या है, ये अपना फाइनल अकाउंट का है, 15 मार्क्स का। मुझे लगता है 15 मार्क्स ठीक है फाइनल अकाउंट के लिए, फाइनल अकाउंट के हिसाब से 15 मार्क्स सही है। 15 मार्क का है, तो और फाइनल अकाउंट थोड़ा सा 11-12 में बहुत सी बार सॉल्व किया होता है तो थोड़ा सा क्विकली हो भी जाता है, बट स्टिल इट इज़ लेंदी। ठीक है, लेंदी वाले जो क्वेश्चन है वो एंड में रखना, एंड में रखना। अभी सर ये वैसे भी एंड में है सर इस पेपर में, ठीक है, तो इस पेपर में वैसे भी वो एंड में है, इस वजह से दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, बहुत सी बार सेकंड क्वेश्चन के टाइम पे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, तो आपने क्या करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिया और आपको लगता है कि ये डेफिनेटली लेंदी है, जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है, ओके, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप जनरली लेंदी होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहले थर्ड सॉल्व कर लो, बाद में फोर्थ सॉल्व कर लो, बाद में फिफ्थ सॉल्व कर लो। ओके, और देन आप सेकंड वाला ले लो, अगर आपको सेकंड लेना ही है तो। क्लियर, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह से डिसाइड कर लेना। क्यों, क्योंकि आगे के जो आसान क्वेश्चंस है वो तो आप सही से टाइमली सॉल्व कर लोगे, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, उसमें भी दूसरा जो है वो क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, 5 मार्क्स का। क्लियर, परचेस, यहाँ पे प्रॉपर एंट्री किए, 5 मार्क तो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, प्लीज राइट नरेशन, इग्नोर मत करना नरेशन, वहाँ पे नरेशन आपके लैंग्वेज में लिख देना, और आपने किस चीज़ की एंट्री की है वही नरेशन में लिखना होता है शॉर्ट में। क्लियर, बाद में क्वेश्चन नंबर 6, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है, इन्वेंट्री दिया है, और बाद में क्या दिया, इन्वेंट्री के बाद में बी ये दिया है कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, ये कितना दिया है कंपनी अकाउंट्स, 15 मार्क्स का। ठीक है, थोड़ा सा देखो 15 मार्क्स का सही है, 15 मार्क्स के हिसाब से। अगर मुझे कंपनी अकाउंट्स आता हो, अच्छे से आता हो, नहीं आता है लेक्चर्स फटाफट देख लेना, इंपॉर्टेंट है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट जो है वो टाइमली सॉल्व होता है, टाइमली सॉल्व होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कंपनी अकाउंट्स ले लो, और बाकी किसी में से एक इग्नोर कर देना, या मतलब क्या कि ऑप्शन में डाल देना जो लेंथी है। क्लियर, ये आप वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स का मतलब जनरली आप देखते हो कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन रहता है ये, और किसका क्वेश्चन रहता है, कंपनी अकाउंट्स का रहता है, बाद में जनरली पार्टनरशिप का रहता है, बाद में BRS सर्टिफिकेशन जनरली क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने इसकी स्ट्रेटेजी भी बनाई है, ठीक है, कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फाउंडेशन में से, ये भी स्ट्रेटेजी वहाँ पे बना ली है। ओके, आप मेरे चैनल पे जाके देखते हो तो आई थिंक मेरे चैनल पे तो सबसे पहला वीडियो मैंने वही अपलोड किया था, जितना मुझे याद है वही अपलोड किया था, कि स्ट्रेटेजी कि एग्जैक्टली कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और जल्दी सीए इंडिया के चैनल पे भी वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताई कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेना। उसके हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, आपकी पढ़ाई भी करनी चाहिए,
और पेपर भी आपने क्या करना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। क्लियर? ठीक है। ये आंसर्स देख के तो, जब आप आंसर्स देखोगे, आंसर शीट आपको मिल गई है, आंसर चेक करोगे, आंसर शीट आपने जो आंसर सॉल्व किया उसके साथ ये वाली जो आंसर शीट है जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, ये आप चेक कर लोगे तो इमीडिएटली पता चलेगा कहाँ पे गलती है। क्लियर? तो गलती आपको समझ में आ जाएगी। ओके, और प्रॉपर स्टेप्स भी है, प्रॉपर वर्किंग नोट्स भी है, तो कन्फ्यूजन भी कुछ नहीं होगा। डाउट्स, और डाउट्स भी मेरे हिसाब से इतने आएंगे नहीं मोस्ट। ओके, रीजन बीइंग कि आंसर आपके पास अवेलेबल है, अगर आंसर अवेलेबल नहीं होता तो ऑब्वियसली डाउट ज़्यादा आ जाते हैं। यू शुड कंपेयर दिस आंसर्स विथ योर आंसर्स, आपको पता चलेगा कहाँ पे गलती है। मैंने उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करने हैं, आपने फॉलो करने हैं। क्लियर? अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ किस तरह से लेंदी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। जैसे कि ये फाइनल अकाउंट का है ना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, कैसे फॉलो करने हैं, कैसे फॉलो करने हैं, कैसे करना है। पहले मैं ये ट्रायल बैलेंस दिया है, ये ट्रायल बैलेंस दिया है, और नीचे क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस, और नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स। पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रिपेयर, उन्होंने क्या बोला, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पी एंड अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। और पहला क्या बोला, डिप्रिसिएट बिल्डिंग, जिस चीज़ के ऊपर एडजस्टमेंट है उनको मैं टिक कर दूंगा। बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 15%, तो इनको टिक कर दूंगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, बाद में कोई और क्या है, मोटर कार और फर्नीचर, फर्नीचर एंड मोटर कार, इनको मैंने टिक कर दिया। टिक करने का मतलब क्या है, टिक करने का मतलब क्या है, इनके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। बाद में दूसरा मैं पढ़ लूंगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर कहीं पे लिखा नहीं तो टिक करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली मैं देख लूंगा। 1 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, गोडाउन का रेंट आउटस्टैंडिंग है, ध्यान सुनना, रेंट ऑफ गोडाउन ये आउटस्टैंडिंग, इसको टिक कर दिया मैंने। तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसे टिक करके रखना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, ध्यान सुनना, आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, उसका फॉर्मेट बनाओ, पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखो, रेडी रखो। क्लियर? आपने पहले एडजस्टमेंट पढ़ लिए, टिक कर दिया सभी को, बाद में क्या क्या सीक्वेंस फॉलो किया आपने, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना दिया। क्लियर? और उसके बाद में स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं स्टार्ट करूंगा कैपिटल अकाउंट से, मतलब पहले से ही स्टार्ट करना है, और इससे आपका कुछ मिस नहीं होगा। मतलब क्या है कि ये वाला पहले करते हैं, बाद में ये वाला आइटम पहले कर, सेकंड कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा। परचेसेस कहाँ पे लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे इनर कॉलम में टू परचेस, और इनर कॉलम में अमाउंट लिख दूंगा, और मैं परचेस रिटर्न वही से लेस कर दूंगा। सेल्स क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, सेल्स रिटर्न वही से लेस कर दूंगा। फ्रेट इनवर्ड कहाँ पे लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे कैश इनवर्ड। ओके, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रेंट ऑफ गोडाउन, चलो रेंट आ गया गोडाउन। अभी मैंने टिक करके रखा है, मुझे पता है एडजस्टमेंट है, तो मैं रेंट ऑफ गोडाउन कहाँ पे लिख दूंगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे इनर कॉलम में लिख दूंगा, और इमीडिएटली नीचे जाके उसके ऊपर की एडजस्टमेंट जो आउटस्टैंडिंग ऐड कर दूंगा, वो लायबिलिटी साइड पे लिख दूंगा। मतलब जैसे ही वो आइटम आ गया मैंने उसके एडजस्टमेंट दोनों इफेक्ट कंप्लीट कर दिए। देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सी बार स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट के, मैंने देखा है ऐसा, ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ आइटम जो है, जो आइटम है परचेस हो गया, ये ढूंढ लेते हैं पूरे इसमें से और वो लिख देते हैं। बाद में पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट के आइटम ढूंढ लेते हैं फिर लिख देते हैं, बैलेंस शीट के आइटम ढूंढते हैं फिर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर 3-3 बार आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है और सीक्वेंस से चलना है, कैपिटल, परचेस, और किस तरह से। बाद में रेंट ऑफ गोडाउन, उसके दो इफेक्ट हो गए, गोडाउन रेंट में ऐड कर दिया एक्सपेंसेस में और लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया, दो इफेक्ट्स हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में रेट्स एंड टैक्सेस, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। सैलरीज, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो, है कि नहीं, आगे हो सकती है, पॉसिबल है, नहीं है। आपने पहले पढ़ के वो टिक किया होगा तो आपको समझ में आएगा ही किस चीज़ के ऊपर एडजस्टमेंट है। लेकिन पहले एडजस्टमेंट पढ़ने हैं और उन आइटम्स को टिक करना है जिस पे एडजस्टमेंट है। मतलब आप सभी करते आ गए, और उसके बाद में क्या है, मोटर व्हीकल आ गया, तो आपको पता है टिक करके रखा है। मोटर व्हीकल के जो एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन का, दो इफेक्ट दे दो, डिप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे और मोटर व्हीकल से लेस, ये दो इफेक्ट दे दो और आगे बढ़ो। दो इफेक्ट दिए बिना आगे बढ़ना नहीं है। अगर आप ऐसे इसमें गड़बड़ करते हो तो आपका बैलेंस शीट बाद में टैली नहीं होगा, और उसे टैली करने के लिए है उसमें गलती क्या होगा ये ढूंढने में आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। वो अवॉइड करने के लिए पहले से एक सीक्वेंस फॉलो करना। सीक्वेंस क्या, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो, पहले नीचे वाला पोर्शन पढ़ लो, उसमें आपको पता चलता है क्या बनाना है, और दूसरा एडजस्टमेंट पता चलता है। एडजस्टमेंट पढ़ लो, टिक कर देना, जो जो आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट है उनको टिक करके रखना, मार्क करके रखना। क्लियर? देन प्रिपेयर फॉर्मेट्स, और फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने के बाद में आप पहले से स्टार्ट कर दोगे, पहले से
जब तक वो आइटम का इफेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक अगले आइटम की तरफ बढ़ेंगे नहीं। ऐसा करते करते जब नीचे आएंगे तो एक पर्टिकुलर आइटम मिल गया जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट देखना है, एडजस्टमेंट देखना है, उसके दोनों इफेक्ट इमीडिएटली कंप्लीट करने हैं और आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, सिंपल, आपका बैलेंस शीट टैली ना होने का रीजन क्या होता है आपको पता है क्या? सिंपली डबल इफेक्ट जिन एडजस्टमेंट्स के हैं उसमें से एक इफेक्ट दिया, दूसरा इफेक्ट देना रह गया। तो आप अगर पहले से ही प्रिकॉशन लेते हो कि दो दो इफेक्ट दिए बिना आगे बढ़ेंगे नहीं एडजस्टमेंट्स के, तो गलती होगी नहीं और आपका बैलेंस शीट कंफर्म टैली होगा। क्लियर? तो ये कंफर्म टैली होगा इस वजह से, ये इसके लिए एप्लीकेबल होता है, बाद में किसके लिए एप्लीकेबल होता है, यही सिचुएशन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि आप पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लो, पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लो और एक बार एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद में उसे टिक कर देना ऊपर। क्लियर? उसे टिक कर देना है। अगर कोई एडजस्टमेंट्स हो तो वो पहले पढ़ लो और बाद में उसे टिक कर देना। यहाँ पे तो एडजस्टमेंट नीचे अलग से ज़्यादा कुछ दिए नहीं है। क्लियर? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप देखो, हाँ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है। प्लांट एंड बिल्डिंग बढ़ गई, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएट हो गई, ये सभी एडजस्टमेंट्स दिए। ओके, एडजस्टमेंट के वो जो इफेक्ट्स है वो भूलना मत। अभी ध्यान सुना, पार्टनरशिप का तो मैंने इन शॉर्ट आप वो नाम के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन रखा गया है वहाँ पे, बट एक्चुअली वो रेगुलर लेक्चर्स ही है। पार्टनरशिप के तो लगभग रेगुलर लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल किए, तो वो देख ले तो आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आती है किसमें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, लगता है तो लिख देना, सर्च कर लेना जॉइंट लाइफ पॉलिसी बाय CMA CS रोहन निम्बाड़कर। लेकिन वो एक बार देख लेना, पॉसिबिलिटी बहुत है कि आपके क्वेश्चन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर कुछ पूछा जाए। लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी सभी जगह पे इग्नोर की जाती है, इवन टीचर्स भी बोलते हैं ये मत पढ़ो। बहुत सारे टीचर्स इस तरह से बता दें कि ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा आप मत करना। आपने क्या करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखना है, वो वाला जो है वो आपने देख के रखना है। क्लियर? होप सो एग्जाम में किस तरह से वहाँ पे मार्किंग दी जाती है वो आपको आइडिया आ चुकी होगी। क्लियर? स्टेप वाइज मार्किंग होती है, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सजेस्टेड आता है, जो चेक करते, पेपर चेक करते हैं, उनको ऑलरेडी वहाँ पे लिखा होता है, वो उस पर्टिकुलर स्टेप के सामने ही लिखा होता है कि इतना कंप्लीट करने के बाद में 2 मार्क, 3 मार्क ऐसा लिखा होता है। और उस तरह से एग्जाम जो चेक करने वाले पेपर चेकर वो उसी तरह से चेक करते हैं या उसी तरह से चेक किया जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये आंसर शीट आपको कहाँ से मिल जाएगी, स्टार्टिंग में बता दिया आंसर शीट कहाँ से मिल जाएगी। टेस्ट पेपर और उसके जो आंसर्स है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, CA फाउंडेशन बाय टेस्ट पेपर एंड आंसर्स। आंसर्स CA फाउंडेशन बाय CA इंडिया एंड फ्यूचर CAs एंड फ्यूचर CAs बाय CMA CS, ये मैं अपलोड करता हूँ चैनल, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। बाद में यूट्यूब चैनल यहाँ पे आपको जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हाँ इसका फास्ट ट्रैक लेक्चर अवेलेबल है, मैराथन लेक्चर अवेलेबल है, तो ये 2 चैनल पे आप चेक कर लेना, ये आपको मिल जाएंगे। और इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे के जो अपडेट्स है, फ्यूचर अपडेट्स है, वो भी आपको मिलते रहे। क्लियर? तो टेस्ट पेपर 2 के लिए भी, टेस्ट पेपर 2 2 पेपर होने वाले, टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2। आई थिंक आपने ये टेस्ट पेपर अगर सीरियसली सॉल्व किए और खुद से इवेलुएट किए, देखो देखो यहाँ पे तो पहले ही क्लियर कर दिया पहले। ओके, जो इंट्रोडक्शन का वीडियो आया था, जो आदित्य सर ने वहाँ पे इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था टेस्ट पेपर के बारे में, उसमें उन्होंने पहले ही बोला था कि ये सेल्फ इवेल्युएशन है, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, बताया जाएगा मार्क्स किस तरह से वहाँ पे आते हैं या दिए जाते हैं। तो आप सिर्फ इवेल्युएट कर लेना कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं और यहाँ पे जो आंसर्स है, ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस है और कितने मतलब कुछ गलतियाँ है क्या। अगर गलती नहीं है तो आपको वहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अपने वर्किंग नोट जो है वो प्रॉपरली सॉल्व किया हो तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो टेस्ट पेपर 2 जो है उसके लिए भी वहाँ पे क्या है कि मैं डिस्कशन करूँगा, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो वहाँ पे बता दूंगा किस तरह से सॉल्व करना है, ये वहाँ पे टेस्ट पेपर 2 का भी मैं बता दूंगा। क्लियर? ओके, तो चलो, आपने ये नोट डाउन किए होंगे ये चैनल के नाम, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों के। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको टेस्ट पेपर्स और उसके आंसर्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी टेस्ट पेपर की भी, उसके आंसर्स की भी। ओके, चलो, बाय बाय, मिलते हैं। और ज़रूर मैराथन और फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर्स देखना, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो किसी कंसेप्ट में तो वो देख लेना,
उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी। आज आप पढ़ाई करते वक्त तो ये सोच लेना जहाँ पे गलती होती है, मतलब आपको पूरा रिवाइज करने की अभी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एंडिंग में आपको उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट जाए, उतने ही लेक्चर्स देख लेना। सभी लेक्चर्स देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिसके आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ इन्वेंटरी डिफिकल्ट जा रहा है या सिर्फ मुझे बीआर से डिफिकल्ट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हर एक के हिसाब से अलग अलग होता है, तो उतने ही वीडियोस आप देख लेना। बाकी का तो आपको आता है, तो उसमें तो आप स्कोर कर ही लोगे। लेकिन जो वीक है उसे भी आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो उस केस में आपका वहाँ पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भी मार्क्स कम नहीं होंगे। ओके, चलिए, बाय।